एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन लीन और ग्रीन पर केंद्रित रहेगा। दरअसल इस दौर में ये जरूरी है कि एमएसएमईज इसकी अहमियत को समझें और इस और कदम बढ़ाएं। हम इसके तमाम पहलुओं पर फोकस करेंगे ताकि नई संभावनाओं के लिए स्मॉल बिजनेसेस तैयारी कर सकें। इस थीम पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, डायरेक्टर जनरल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई। नमस्कार। और साथ ही मौजूद हैं रमा शंकर पांडे, सोशल डिफेंस फेलो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप प्रोग्राम, फॉर्मर सीईओ टाटा ग्रीन बैटरीज, फॉर्मर एमडी हेला इंडिया लाइटिंग और इसी मेंबर हैं एक्मा के। रमा शंकर जी, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर ग्लोरी, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर ग्लोरी, शुरुआत आपसे करेंगे। डॉक्टर ग्लोरी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना समय की मांग है, पर क्या एमएसएमईज इस बात को समझ पा रहे हैं और इस तरफ बढ़ रहे हैं? आपका क्या आंकलन है? ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में, ग्रीन एमएसएमईज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये भारत सरकार की और हमारा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय और जातीय संस्था एमएसएमईज का हमारा, तो हम लोग हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जितना हो सकता है उतना हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मिशन को हम सब मिलके आगे बढ़ाना है। ये मिशन को सबको एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, इसका बेनिफिट्स के बारे में, फ्यूचर नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग हमारा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो भी है हम करते आ रहे हैं। डॉक्टर ग्लोरी, कुछ समय पहले गिफ्ट और स्पाइस स्कीम उतारी गई थी ताकि ग्रीन अडॉप्शन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी अहमियत को आप एंटरप्रेन्योर्स को कैसे समझाएंगे? या आपने बिल्कुल सही बताया। ग्रीन इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एमएसएमई गिफ्ट स्कीम है। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से ज़्यादा आती है। जैसा हम अनसंग हीरोज बोलते हैं, जो लोग अच्छा योगदान दे रहे देश का प्रोग्रेस के लिए, मगर उतना उनका रिकॉग्निशन नहीं होती है। जैसा ही हमारा एमएसएमईज का भी हालत है। तो ये जो एंटरप्राइजेस है इकोनॉमिक फैब्रिक के लिए बहुत योगदान देते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी ये लोग बैकबोन है, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए और एक्सपोर्ट्स के लिए, जीडीपी के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं। मगर इनका सिग्निफिकेंस जो है सो इतना नहीं है। और खासकर एमएसएमईज में जो पोल्यूशन कंटेंट है, वेस्ट वाटर और सॉलिड वेस्ट, तो पूरा एमएसएमई सेक्टर में मिला के 28% तो वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। इसलिए ये स्कीम के अंदर जो एमएसएमईज दे रिसीव इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज, तो जो इंटरेस्ट कम करने के लिए उनके लिए सब्सिडी दिया जाता है जो लोग जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसा सोलर पैनल्स होने दीजिए, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, मतलब अभी इंडस्ट्री 4.0 के अंदर जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जितना भी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज विदाउट यूजिंग मैक्सिमम कन्वेंशनल एनर्जी, एक्सेस टू फाइनेंस, ये लोन लेने के लिए, नहीं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए एमएसएमईज के लिए तो ऑलवेज इट इज अ चैलेंज, इट इज अ कंटिन्यूअस चैलेंज फॉर देम। एंड ये गिफ्ट स्कीम इट विल एड्रेस ऑल दीज इश्यूज, so related to their finances, related to their credit and related to that credit guarantee. रामाशंकर जी, ऐसे में जब इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने पर जोर है, तो लीन और ग्रीन की राह पर एमएसएमईज को कैसे रोड मैप बनाना चाहिए? जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी ऑफ स्केल की, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए ये जो हमारी एक डिवीजन है, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, लार्ज इंटरप्राइजेज, दीज आर ड्रिवन बाय वेदर इट इज कैपिटल
or whether it is about our sales turnover. But when it comes to the complete, supply ecosystem or the whole supply chain, MSME becomes very integral part because they have to understand the whole scope mechanism, because the scope of their importance in the complete supply chain is very critical. तो महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि एमएसएमई कभी भी अपने को इकोनॉमी ऑफ स्केल पे छोटा या बड़ा ना आके, उनको अगर आंकना है तो हाउ क्रिटिकल दे आर टू द होल सप्लाई चेन, हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ डिफरेंशिएटेड दे आर, और उनकी कितनी जरूरत, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएसएमई या तो अगर B2C भी होगा या B2B भी होगा, तो जो वैल्यू ऐड हम कर रहे हैं वो वैल्यू ऐड कितना महत्वपूर्ण है पूरी सप्लाई चेन के लिए, और एमएसएमई का ये जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है, जो पूरे महत्व है, इस कारण से बढ़ जाता है कि जो वो कर सकते हैं वो लार्ज इंटरप्राइज नहीं कर सकते। लीन और ग्रीन जैसे बड़े इंटरप्राइजेस के लिए आज एजेंडा नंबर 1 है, ठीक उसी तरह से एमएसएमईज के लिए भी इट हैज टू बी, इट शुड बी एंड इट मस्ट बी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। लीन का मतलब क्या है, हमें ये समझना जरूरी है। जब हम लीन की बात करते हैं, जब हम मूडा या वेस्टेज को हटाने की बात करते हैं, तो ये अभी देखो कितना बदलाव आ रहा है ना, हमें फास्टर, चीपर, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और हमें अगर मैच करना है क्वालिटी का वो लेवल, प्रोडक्टिविटी का वो लेवल, कॉस्ट का वो लेवल, जिससे हम compete कर सकें इस सप्लाई चेन में अपने आप को एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने के लिए, तो वहां पे बिना लीन के, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूं कि बिना लीन के ये संभव ही नहीं है। और लीन कैसे होगा? लीन का जो प्रोसेस है, लीन के लिए जो एक कल्चर है, अगर हम उसको लेके आते हैं तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी सब पे आता है। और लीवर, जैसे एक फाइनेंशियल लीवर होता है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का एक लीवर होता है। और मैन्युफैक्चरिंग के लीवर में जब आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते हैं अपना, तो जितनी भी वेस्टेजेस हैं, चाहे वो इन्वेंट्री ज़्यादा हो या डेटर ज़्यादा हो या बीच के जो भी हमारे, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो फ्लो है वो कहाँ कहाँ वेस्टेजेस को इनकरेज कर रहा है। तो एज ए कल्चर अगर हम लीन को अपना लें तो ये हमारी क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी के पैरामीटर में हमें मैच करवाएगा और हम स्टैंड करेंगे कंपटीशन में। डॉक्टर क्लोरी, अभी जैसे लीन की भूमिका के बारे में रमाशंकर जी ने बताया है, आप मानते हैं ऑपरेशंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए लीन के तहत एमएसएमईज फोकस कर सकते हैं 5S, काइजन, कैनबेन, विजुअल वर्कप्लेस, पोकायोका जैसे टूल्स पर? आपकी क्या सलाह होगी? लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन प्रोडक्शन, तो इसको हम लोग सिंपल टर्म्स में लीन बोलते हैं। तो ये एक प्रोडक्शन प्रैक्टिस है। तो इसके अंदर रिसोर्सेस, एक मैन्युफैक्चरिंग में जो रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल होती है, उसका एक्सपेंडिचर हम कैसा कम कर सके और कम करके उसका वैल्यू क्रिएशन कैसा हम बढ़ा सकते हैं और कैसा वेस्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट भी हम कितना कम टाइम में अच्छा प्रोडक्ट ला सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस है और इसके अंदर कुछ अच्छा प्रिंसिपल्स है। तो इसमें ना, तो जो लीन प्रैक्टिस करने वाले एमएसएमईज है उनके लिए एक सोच विचार इस स्कीम के अंदर मिलता है। तो हाउ दे कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट। और ये सब जो 5S, काइजन ऐसा प्रिंसिपल्स है, तो उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है। नॉट ओनली अ प्रैक्टिस बट ये एक एटीट्यूडल चेंज भी लाती है एमएसएमईज के अंदर। वो कैसा एक अच्छा प्रोडक्ट ग्लोबल कंट्रीज के लिए दे सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस कैसा इम्प्रूव हो सकते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट में तो प्रीमियम प्राइस मिलने की स्कोप बहुत कम है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में प्रीमियम प्राइस मिलने की पोटेंशियल है और देयर इज अ स्कोप ऑलवेज। So it will create a global platform and from domestic market to global competitiveness through practicing this good principles of minimizing the waste and improving the productivity, quality, performance and time management। जब भी जिनको कितना चाहिए उतना क्वांटिटी देने के लिए कौन सा टाइम पे चाहिए, टाइमली डिलीवरी ऑल्सो, इन सब चीज़ों में जोर देती है एंड इट विल डेफिनेटली लीड टू अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रमाशंकर जी, क्वालिटी पर तो जोर देना ही है। सप्लाई चेन में भागीदारी मजबूत करने के लिए
एमएसएमईज कोशिश भी कर रहे हैं, पर आप अपने अनुभव से यह बता सकें कि आखिर उद्यमी अपनी यूनिट्स में कैसे इसको लेकर एक कल्चर को भी डेवलप कर सकते हैं। ये कल्चर की बात है। क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए, इसको लिप सर्विस नहीं करना है, जब कोई कैमरा लगा के देख रहा है तभी नहीं करना है। इट इज एक्चुअली इन आवर कल्चर, एंड उसके लिए सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है टॉप डाउन। हमारा टॉप में क्या है, जब हमें पता है कि हमारा बिजनेस कार्ड क्वालिटी है और वो रियल में होना चाहिए, तो क्वालिटी का सुपरविजन नहीं होना चाहिए, जो बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम क्वालिटी। तो जब काम करने की जो पहला चरण है, उस चरण में ऐसा कल्चर आ जाए कि क्वालिटी बाय डिफॉल्ट हो, जिसको क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। ऑफ कोर्स क्वालिटी कंट्रोल उसके बाद आएगा, लेकिन एज ए कल्चर जब आप क्वालिटी एट फर्स्ट साइट करते हैं, और ये स्टार्ट होता है विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्ट होता है ओनर, जो प्रोमोटर हमारे हैं, जो बॉस हैं, आई थिंक ये जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वहां से शुरू होता है। तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, और डेमोन्स्ट्रेशन के समय जब भी आपको चुनना पड़े, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए कि क्वालिटी के आगे कुछ नहीं, क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच, बिकॉज दैट्स योर बिजनेस कार्ड। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। जो भी हमारे वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, सब इसको अपने दिल से करें। आपको सुपरवाइज ना करना पड़े, आपको उनके ऊपर कैमरा ना लगना पड़े, उनको खुद लगे कि नहीं, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर उस विजन से आपके सॉफ्ट फ्लोर के ऊपर बिल्कुल ग्राउंड पे काम होगा, तभी ये हो सकता है। तो क्वालिटी एज ए कल्चर का मतलब ये है कि जब कोई आपको देखे भी ना, तब कैसे आप फर्स्ट टाइम क्वालिटी बना रहे हैं, और ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। एमएसएमई के तो इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जितनी प्रॉफिट की हमें मार्जिन मिलती है, उसमें अगर क्वालिटी का कोई बड़ा इशू आ गया, स्पेशली अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में देखें, तो वो कंपनी को फिनिश कर सकते। रमाशंकर जी, एनर्जी कॉस्ट एमएसएमईज के बड़े खर्चों में शामिल रहता है। ऐसे में आप इस कॉम्पिटिटिव दौर में कॉस्ट के साथ कार्बन फुटप्रिंट के नजरिए से रूफटॉप सोलराइजेशन को एमएसएमईज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बताएंगे? कई सारी एसएमईज के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर कंपोनेंट है कॉस्ट स्ट्रक्चर का। तो एक तरफ तो हमें ग्रीन, एक तरफ तो हमें ईएसजी का जो नैरेटिव बन रहा है, वहां पे कंपटीशन में खड़े उतरना है, नहीं तो बहुत सारी कंपनियां हमें ऑर्डर देंगी ही नहीं, हम कंपटीशन में पीछे हट जाएंगे। तो ये तो थ्रेट टू बिजनेस हो गया। लेकिन कॉस्ट एंगल से भी अगर आप देखिए तो पावर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। काफी हमें, अगर हम देखें कि हमारी एसएमईज में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कितना हम ध्यान देते हैं, कितना हम रूथलेस होते हैं, कितना हम रिगर के साथ करते हैं, तो मैं बोलूँ बहुत जगह जब मैं टायर 2 टायर 3 में जाता हूं तो उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो स्टार्टिंग विद बेसिक्स, विच इज द लीकेज, चाहे वो एयर लीक हो, चाहे वो जितने भी सर्विसेज हम लोग फैक्ट्री के अंदर देते हैं उसके अंदर लीक का हो, स्टार्ट वहां से करना चाहिए, ताकि मेंटेलिटी बने कि इलेक्ट्रिसिटी और पावर जितना कम, वो कॉस्ट भी बचाएगा, साथ में ग्रीन की तरफ भी ले जाएगा। फिर बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होना चाहिए, और ये बात सही है कि अगर हम ग्रीन सोर्स लेते हैं तो एक तो वो चीपर भी है, और दूसरा ये हमें कंपटीशन में खराबी, कुछ समय के बाद लोग हमसे सामान नहीं खरीदेंगे अगर हम ये डिक्लेरेशन ना दें कि हम बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल बनने वाले हैं। और आप देखिए एक के बाद एक कंपनी डिक्लेयर कर रही है। सोलर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिन्यूअल। रिन्यूअल में आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन गो टू एनी अल्टरनेटिव, बट सोलर हैज बिकम लिटिल, आई से एक्सेसिबल टू मेनी एसएमईज। तो अभी देखिए आपका जितना जगह होगा रूफटॉप सोलर के लिए, आप उतना ही कर पाएंगे, एंड जनरली आपकी जरूरत ज्यादा होगी, जो मैंने देखा है। तो रूफटॉप सोलर तो बिना, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। आपको इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तो बोलता हूं वहीं आपको लिमिट रहने की जरूरत नहीं है, इससे आगे बढ़ना है, और ये देखना है कि आपके जो क्लस्टर हैं, जहां पे 10, 12, 20 यूनिट आपके जैसे हैं, सब मिलके कैसे हम इसको और ज्यादा टैप कर सकें। डॉक्टर ग्लोरी, एमएसएमईज के ट्रांजिशन पर जोर है। ऐसे में ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम को कैसे गति प्रदान दी जा सकती है, साथ ही लीन कंसल्टेंट्स के फ्रंट पर जो एमएसएमईज को सपोर्ट किया जा रहा है, इस बारे में आप बता सकें। So this is a very good support for an entrepreneur, ये lean practices अडॉप्ट करने के लिए और उनको सस्टेन करने के लिए। और इसके अलावा अभी जितने लोग एमएसएमई स्टेक होल्डर्स है, कुछ लोगों को तो पता ही है, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन लोन्स और ग्रीन इंश्योरेंस, ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये सबका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, क्योंकि इट इज वेरी फास्ट एमर्जिंग एज एक पब्लिक पॉलिसी। तो ये ग्रीन फाइनेंस, this refers to the financial arrangements that are specific to the projects which are environmentally very sustainable, or that adopt the aspects of climate change.
तो एक MSME, if they are using the energy from renewable sources like solar, wind, biogas, or clean transportation and EV sources of transportation, and which also minimize the greenhouse gas emissions, तो इन सब चीज़ों के लिए ग्रीन फंडिंग दिया जाती है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, इंस्टीट्यूशंस है। अभी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडनी, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ग्रीन फाइनेंस का स्कीम शुरू किया है। अप टू 20 करोड़ लोन अमाउंट इसमें प्रपोज किया गया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, तो ये ग्रीन में तो ज़्यादा कंसल्टेंसी और एग्रीगेटिंग चलती है, उसमें तो 50 करोड़ तक, 50 करोड़ तक लोन अमाउंट अलोकेट हुआ है, और रीपेमेंट पीरियड तो 7 इयर्स तक है। तो MSMEs और सर्विस प्रोवाइडर्स जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी में और एनर्जी सेक्टर में सर्टिफिकेशन करते हैं और वेंडर्स है, इन सब के लिए, और जो सप्लाई साइड में और डिमांड साइड में जो ग्रीन वैल्यू चेन, तो ये सोलर एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एंसिलरी यूनिट्स और इंडस्ट्री 4.0, सो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा योगदान होगा। और वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। ये हमारा देश में एक अच्छा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे, वो improving the energy efficiency of the boilers, industrial boilers, खासकर फार्मा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें बॉयलर्स ज़्यादा यूज़ करते। तो ये बॉयलर्स के द्वारा कार्बन एमिशंस ज़्यादा होती है, तो हाउ टू रीडिज़ाइन द बॉयलर्स, तो इसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अवेयरनेस भी कर रहे। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज फोकस कर रहे हैं लीन ग्रीन प्रैक्टिसेस पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रमाशंकर जी, जैसे भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, MSMEs की भूमिका खास रहने वाली है। MSMEs के जरिए 15 करोड़ रोजगार के मौके प्रदान किए गए हैं। तो फिर वर्कफोर्स के फ्यूचर रेडी स्किल्स पर कैसी रणनीति की जरूरत है, आपका क्या मानना है? विद इन द इकोसिस्टम ऑफ द कंपनी, ये जो हमारी MSME की जो छोटी बाउंड्री है, उसके अंदर प्रोफेशनल लोगों को, स्किल को बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने आपको क्या कहा, ये स्केल का खेल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी मीडियम एंड स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज हैं। तो हम लार्ज स्केल में जो हो रहा है उससे मुझे उतना मतलब नहीं है जितना हमारे लिए हम लोग स्कोप का एक तरह से बिजनेस मॉडल खेल रहे हैं। दैट मीन्स पूरे सप्लाई चेन में मेरी एक अहम भूमिका है। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ योर मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो मिसिंग इन मेनी ऑफ द टायर 2 टायर 3 व्हाट आई फील। इसको हम बहुत अंडररेटेड कर रहे हैं। इट नीड्स इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ आप जहां ध्यान देंगे, आई ऑलवेज से वेयर अटेंशन गोज इट ग्रोज। तो आपको अटेंशन देने की जरूरत है मैनेजमेंट का, जो मैनेजमेंट स्किल जिसको बोलते हैं। बिकॉज एज ए प्रमोटर आप इमोशनल हैं बिजनेस के प्रति, आप पूरी अपनी जान लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप, बट दैट इज नॉट एनफ। यू हैव टू मेक इट सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल प्रैक्टिस में जो एक सबसे बड़ा प्रैक्टिस है कि आपका जो वर्कफोर्स है, एक तो अपनी जगह को आपको इतना एक पर्पस ड्रिवन जगह बनाना होगा। तो अगर आपको अच्छा क्वालिटी कल्चर चाहिए, आपको कॉस्ट टारगेट मीट करना है जो बिना इनोवेशन के नहीं हो पाएगा, बिना डिजाइन, बिना एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा? हमें रिगरसली ट्रेन करना पड़ेगा। तो आपका जो ट्रेनिंग बजट होना चाहिए, आपका जो स्किलिंग का बजट होना चाहिए, वो सब्सटेंशियल होना चाहिए। अगर उसको नजरअंदाज करेंगे तो बिल्कुल आप इस पूरे रेस में जहां पे इतना कंपटीशन है, हम MSME बाहर निकल जाएंगे। तो टू बिकम अ एम्प्लॉयर ब्रांड, ऐसा ब्रांड जो ग्रेट प्लेस टू वर्क हो, जो एक ऐसी जगह पे हैप्पीनेस उनको दे काम करते समय, वर्क प्लेस पे कोई टॉक्सिसिटी ना आए, इसको पॉलिटिकली फ्री करें ताकि लोग मेरिट से ग्रो करें। ये सब लगता है कि नहीं बस एकदम घर का कंपनी बना के कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें टैलेंट चाहिए और टैलेंट का बहुत बड़ा वार चल रहा है। और इसीलिए, और जो नए नए एरिया में काम करना, इतना बदलाव आ रहा है, बिना स्किलिंग के नहीं हो पाएगा। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि इसको एक महत्वपूर्ण एंगल मांगे। रमाशंकर जी, ऐसा भी देखा जाता है कि उद्यमियों को यह भी लगता है कि ट्रेनिंग देने पर वर्कफोर्स
नए अवसरों के लिए आगे बढ़ सकती है, पर यह देना तो जरूरी है। ऐसे में आप टैलेंट को रिटेन करने पर अपना नजरिया दे सकें। एक तरफ स्किलिंग या ट्रेनिंग करना एक अलग ट्रैक है, लोगों का आपको छोड़ के जाना एक अलग ट्रैक है। ये दो इशू को ना दो अलग तरीके से एमएसएमई को सॉल्व करना चाहिए। स्किलिंग जैसा मैंने कहा, आप सोचना नहीं, आप आंख मूंद के कीजिए। अब जो लोग छोड़ के जाते हैं वो एक अलग टॉपिक है। उसके लिए एक रामबाण मैं बताना चाहूंगा, वो है ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्पस दीजिए, ऐसा प्रोफाउंड पर्पस दीजिए कि लोगों को वहां काम करके गर्व का फील हो। और आजकल देखिए स्टार्टअप का इतना कल्चर है, लोग पर्पस के ऊपर भाग रहे हैं। लोग चाहते हैं कि मैं एक ऐसा पर्पस के लिए काम करूं कि रात को जब घर जाऊं या सुबह जब उठूं तो जब मुझे काम पे आने का एक जोश मिले। इनफैक्ट कंपनसेशन बेनिफिट्स धीरे धीरे, एक अगर आपने हाइजीन फैक्टर रख लिया कंपनसेशन बेनिफिट पे तो अच्छा है, लेकिन आपने अगर अपना एक एम्प्लॉयर ब्रांड ऐसा रखा कि आप लोगों को एक प्रोफाउंड पर्पस दे रहे हैं, आप उनको बताइए कि आप एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। कंपनी का विजन केवल बोलने में ना रहे, वो रियल में हो। आज का युवा कुछ और चाहता है, उसको एक पर्पस के साथ एक फ्रीडम चाहिए, उसको एक स्किलिंग करके वो अपने हुनर के लिए यहाँ पे आया है। हम उनको गुलाम नहीं बना सकते, उनको टॉक्सिक वर्क प्लेस नहीं दे सकते। हम उनको टाइम कुछ ऐसी चीजें जो पुरानी इंडस्ट्रियल एरा की थी, आज नॉलेज एरा है, डिजिटल एरा, उसकी प्रोडक्टिविटी 100 गुना बढ़ सकती है। तो उसके प्रोडक्टिविटी के ऊपर उसको इंसेंटिव देना, उसके मेरिट के ऊपर इंसेंटिव देना। तो मुझे लगता है जो लोगों को छोड़ के जाने की प्रॉब्लम है उसको अलग से हैंडल करना चाहिए। डॉक्टर ग्लोरी, चलते हुए आप बता सकें, रैंप रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के जरिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल्स को बेहतर करने पर जोर है। इस पर आपका लास्ट वर्ड। ये रैंप के अंदर 60% of the budget should be invested in skill development, that is capacity building, and 40% in infrastructure. So this is again, ramp is towards transforming the MSMEs towards greening. जितना भी माइक्रो एंटरप्राइजेस है विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उनका स्किल बिल्डिंग इसके अंदर कंसिडर किया गया है। वी आर द स्किल पार्टनर फॉर वेरियस स्टेट्स इन द कंट्री। जैसा महाराष्ट्र स्टेट के लिए ये रैंप स्कीम का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एलोकेशन हो गया है, तो दे आर टेकिंग अवर हेल्प। इनोवेशंस एक है और स्किल बिल्डिंग और एक है, एक्सपोर्ट्स है और ई कॉमर्स है। जितने भी प्रायोरिटीज है तो वो सब जानकारी के लिए कैंपस में आने वाले हैं। ऐसा सिक्किम गवर्नमेंट भी आने वाले हैं। सो बहुत सारे स्टेट्स, सो दे आर टेकिंग दिस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल बिल्डिंग असिस्टेंस under this scheme with the help of NIMSME and Ministry of MSME. तो एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में अभी के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा और रमाशंकर पांडे, आप दोनों का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।